हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिज़िक्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सिलेबस को देख लें कि हमारे क्लास 12 में पढ़ना कैसे है, किस ढंग से है। क्योंकि अभी का टाइम ऐसा है ना कि बहुत सारा टॉपिक एनसीईआरटी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए, इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो चलिए वक्त की नज़ाकत को समझते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है बच्चों, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं कि इसको स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्टडी ऑफ चार्ज बॉडी। तो बॉडी ऑफ पार्टिकल ना कह के सिर्फ क्या कह दिया मैंने, स्टडी ऑफ चार्ज। तो स्टडी ऑफ चार्ज ही को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब ही होता है बच्चों चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रो वर्ड लिखा होगा इसका मतलब आपको चार्ज ही समझना है, इलेक्ट्रॉन से आया है। तो ये पार्ट फर्स्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पूरा पार्ट फर्स्ट एनसीईआरटी का। देखो चार्ज एक ऐसा वर्ड है ना जो हर लोग इस वर्ड से फैमिलियर है। गली गली का बच्चा चार्ज वर्ड सुना हुआ है, आप भी गली में रहते हो तो आप भी चार्ज वर्ड से वाकिफ़ हो। इवन कि हम लोग यूज़ भी करते हैं घर में कि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, चार्ज करनी है। कभी कभी बैटरी ना बोल करके मोबाइल ही बोल देते कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, चार्ज करना है। तो चार्ज वर्ड से हर लोग फैमिलियर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ चार्ज, तो हो सकता है इससे फैमिलियर ना हो, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि चार्ज क्या है। लेकिन अब एक्सप्लेन कर देंगे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पढ़ने के बाद चार्ज के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जान जाएंगे, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट जो है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। पार्ट सेकंड में दो टॉपिक है, एक है ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। 10th क्लास में ऑप्टिक्स आपको पढ़ाया गया होगा बेसिक लेवल पर। 12th में तो बहुत ही ब्रॉड लेवल पर पढ़ाया जाता है 10th के रिस्पेक्ट में। तो ऑप्टिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेंसेज, ये सब ऑप्टिक्स का पार्ट है। लाइट की स्टडी किया होगा 10th क्लास में, वो रे ऑप्टिक्स है। लेकिन 12th में रे ऑप्टिक्स भी और वेव ऑप्टिक्स भी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सुने होंगे कि लाइट हैव ए पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। लाइट पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है और वेव नेचर की तरह भी बिहेव करता है। तो हम लोग क्लास 12th में पूरा डिटेल पढ़ेंगे लाइट के बारे में। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील अबाउट द लाइट। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन का जब खोज हुआ था तो एक नया फिजिक्स लॉन्च हुआ, दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जिसको एटॉमिक फिजिक्स भी बोलते हैं। फिर सेमीकंडक्टर के बारे में, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड, आप लोग ने एलईडीज़ का नाम सुना ही होगा। तो ये सब के बारे में आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया। एक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट, या बिहेवियर ऑफ चार्ज एट रेस्ट, या स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। किसी तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को। ऐसे और बहुत डिटेल में डिफाइन करना है तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील अबाउट द बिहेवियर ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इट लगा दिया तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, इफेक्ट ऑफ चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ना है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी ने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो चैप्टर में बाइफरगेट कर दिया। एक है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज वो डिफाइन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बहुत अच्छे ढंग से। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका चैप्टर 1 है। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आपका चैप्टर 2 है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत सारे चैप्टर है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपका, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हो गया चैप्टर 4। चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर है चैप्टर 5। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और चैप्टर 7 जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट है। और चैप्टर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। सब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज,
ठीक है, चार्ज ही की वजह से ये सब चैप्टर बना है। ठीक है, तो इसमें भी चार्ज की स्टडी करेंगे, इसमें भी चार्ज की स्टडी करेंगे। इसमें जो चार्ज होगा वो रेस्ट में नहीं होगा, वो क्या होगा, मोशन में होगा, और इसमें जो चार्ज होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पहला चैप्टर। लेकिन उससे पहले पहला चैप्टर का हम सिलेबस देख लेते हैं, एग्ज़ाम सिलेबस, चाहे वो बोर्ड हो, नीट हो, जेईई हो, सबका सिलेबस सेम ही है बच्चों, सबका सिलेबस सेम है। जैसे कि आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इससे न ज़्यादा पढ़ना है ना इससे कम पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बोर्ड लेवल में थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, मतलब पूछने का तरीका थोड़ा सा इजी होता है बोर्ड में, और नीट और जेईई में थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, लेकिन सिलेबस यही है। इलेक्ट्रिक चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कूलम्स लॉ है, फिर उसके बाद फोर्स एक्टिंग बिटवीन मल्टीपल्स चार्जेस है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने से पहले थोड़ा एक बात और बता दें कि फिज़िक्स में 3 तरह का फील्ड होता है। एक ग्रेविटेशनल फील्ड, नाम तो सुना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। 3 तरह का फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड किस चीज़ से प्रोड्यूस होता है, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली कौन सी चीज़ है, चार्ज, यानी कि प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज। अब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वजह से ही प्रोड्यूस होता है और किसी मैग्नेट की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। और कमाल की बात है, ये तीनों फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। जैसे कि हम ये लिए हुए हैं, इसको हम क्या कर दिया, छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़मीन में गिर जाएगा। इसको ज़मीन में गिराने वाली चीज़ कौन सी थी, क्यों ज़मीन में गिरा, तो आप लोग समझ में आ गई होगी बात। सर ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो ज़मीन में गिर गया है पेन छोड़ने पर। ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ ने क्या किया, इस पेन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। ठीक है, जिसकी वजह से पेन क्या हो गया, एक्सेलरेट कर गया। ठीक उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप महसूस कर सकते हैं। अपने बालों में क्या किया, पेन को रब किया, स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले गए, तो वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर क्या होने लगेगा, इसके साथ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, नहीं, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट हुआ है। ठीक उसी तरह मैग्नेट, बचपन में हम लोग किसी मैग्नेट को आयरन नीडल के पास ले जाते थे, लोहे की कांटी के पास, तो उसको छोड़ ले, बस पास ले गए, सटाने से पहले वो अट्रैक्ट होकर सट जाता था खुद ब खुद। तो खुद ब खुद नहीं सटता था, वो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता था, आयरन नीडल में, लोहे के कांटी में मैग्नेटिक फोर्स लगता था, जिसकी वजह से वो मैग्नेट में सड़ जाता था। तो वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो चुका था, मैग्नेटिक फील्ड, और आयरन नेल उस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आया तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में वो जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर आया, कंघे को रब कर लिया बाल में, या पेन को रब कर लिया बाल में, या स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले गए, तो इस कंघा जो था अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करने लगा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ महसूस होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ दिखता है, सिर्फ महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड, इस पेन को छोड़ो, देखो इस पेन पर फोर्स लग रहा है, हम बस पकड़ के रखे हुए इसलिए नीचे नहीं गिर रहा है, वो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के। तो ये चीज़ है, फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो आपका 11th का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको क्लास 12 की टॉपिक है, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा लें कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो चार्ज को हम कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये मैटर्स की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपको पहले ही समझा दिया गया था कि मतलब चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, मैटर के साथ वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी, यानी कि कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चार्ज है, चार्ज पार्टिकल। बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, बिना चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अभी चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यानी कि चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज का
यही डिफिनेशन है कि ऐसी मैटर्स की प्रॉपर्टी, मैटर चाहे तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तो ऐसी चार्ज की मैटर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो कैसे जाता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस कैसे हो जाता है। तो अभी दिमाग में बीज बो रहे हैं, ठीक है, इस बात को याद कर लो। ये एक तरह का चार्ज की प्रॉपर्टी में भी आ गया कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज रेस्ट में होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल, बार पार्टिकल बोलना ज़रूरी नहीं, चार्ज बोलिए तो बेहतर ही है। अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर, ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में मतलब उसकी स्पीड ज़ीरो, मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, किससे मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, जो हम उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चलेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे लाइट एक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 तरह का आपने नाम सुना होगा, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, ये सब क्या है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सब रेडिएशन है। और इस रेडिएशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। मतलब रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, सॉरी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस रेडिएशन। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी करता है। तो ये बात आप ध्यान में रख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, कंपटीशन में भी आ सकता है ये सब, कि मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों करता है। लेकिन स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं चार्ज को मेज़र कैसे करते हैं हम लोग। हर चीज़ को मेज़र करने का तरीका होता है। जैसे डिस्टेंस को हम लोग मेज़र करते हैं ना, किलोमीटर में भी, मीटर में भी, लाइट ईयर में भी। जैसे एक स्टार की दूरी दूसरे स्टार से कितनी है, तो हम लोग किलोमीटर में मेज़र नहीं करते, हम लोग किस में मेज़र करते हैं, लाइट ईयर में मेज़र करते हैं, ठीक है। ये लाइट ईयर बहुत कॉमन क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, जो पूछा जाता है कि लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस या स्पीड या वेलोसिटी। तो लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब लाइट ईयर को जो डिफाइन करते हैं कि 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में जो लाइट जितना दूरी तय कर ले उसको लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें ऑप्टिक्स में बताया जाएगा। तो ये चीज़ है। तो हर डिस्टेंस मेज़र करने का कई तरीका है, किलोमीटर भी है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, लाइट ईयर भी है, पार्सेक भी है, बहुत तरीका है। तो ठीक उसी तरह से चार्ज मेज़र करने का ही बहुत तरीका है। तो यूनिट ऑफ चार्ज तो हम लोग सीखना पड़ेगा। जैसे कि एसआई यूनिट क्या है, जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है कूलम, साइंटिस्ट के नाम से है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम है। एक और एसआई यूनिट है जिसको हम एम्पियर सेकंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर और करके एम्पियर सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं आई बराबर Q/T। ये तुमने पढ़ा था ना क्लास 10th में, चार्ज अपॉन टाइम। तो Q बराबर क्या हो गया, IT हो गया, करंट का हुआ एम्पियर और टाइम का हुआ सेकंड। तो एम्पियर सेकंड इज ऑल्सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज और कूलम इज ऑल्सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर CGS यूनिट जो है स्टेट कूलम है, जो ESU ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं या फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट का नाम है। अनदर CGS EMU ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं या AB कूलम, एब्सोल्यूट कूलम। तो ये सब तुमसे ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है,
कि CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। ऑप्शन में रहेगा EMU है कि ESU है कि बोथ है कि कूलम है। तो CGS यूनिट जो है EMU भी है और ESU भी है, तो ये होना चाहिए। प्रैक्टिकल यूनिट जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है वो फराडे है और मिली एम्पियर आवर mAh। जैसे मोबाइल की बैटरी 5000 mAh की बैटरी, 6000 mAh की बैटरी, आजकल सैमसंग का मोबाइल में आ रहा है 6000 7000 तक आ रहा है, या पावर बैंक भी लेते हैं तो 2000 mAh की बैटरी है वो। तो mAh से भी हम लोग चार्ज को मेज़र करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट। और एम्पियर आवर, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो एम्पियर आवर में होती है, 180 एम्पियर आवर। आपके घर में जो इन्वर्टर है उसकी बैटरी की कैपेसिटी, जो चार्ज की कैपेसिटी देखो लिखा हुआ होगा एम्पियर आवर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज 80, सिंपल है, Q बराबर IT होता है, I का होता है एम्पियर और टाइम का होता है T, डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज क्या हो गया 80, बहुत ही कॉमन है, याद रखना है। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l0 t1 a1, t के पावर 1 और a के पावर 1। रिलेशन याद रखना है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो जाता है ये रिलेशन कि 1 कूलम बराबर कितना ESU या स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, 1 कूलम बराबर, या 1/10 AB कूलम, AB कूलम, ABC नहीं बोलेंगे, AB कूलम बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। 1 फराड इज इक्वल टू 96,500 कूलम। आपको बता दें कि 1 फराड है क्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसी को 1 फराडे कहते हैं, 1 फराडे कहते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसी को 1 फराडे कहते हैं। तो वही कैलकुलेट करने पर कितना आया राउंड ऑफ में, तो 96,500 कूलम, ये राउंड ऑफ कर किया हुआ है। 1 मिली एम्पियर आवर 3.6 कूलम। 1 mAh मतलब क्या होता है 3.6, मिली मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर को एम्पियर ही रहने दो, आवर को सेकंड में बदल लो, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 होगा, और एम्पियर सेकंड इंटू कूलम होता है, एम्पियर सेकंड को हम कूलम बोलते हैं, तो 3.6 कूलम। 1 Ah मतलब एम्पियर आवर मतलब 3600 कूलम, कैसे, आवर को 3600 सेकंड हो गया तो एम्पियर इंटू सेकंड कूलम हो गया तो 3600 कूलम। तो आपको इस तरीके से यूनिट आपको रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपका, फ्रैंकलिन है, और सबसे बिगर यूनिट क्या है आपका, फराडे है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, उसका आंसर है फ्रैंकलिन, और सबसे बिगर यूनिट क्या है वो फराडे है, ठीक है। चलो, तो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो आपको याद रखना है, कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। पहला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि इलेक्ट्रॉन पर का जो मास होता है वो 9.81 × 10⁻³ kg। अब प्रोटॉन का जो मास है और न्यूट्रॉन का मास है दोनों लगभग क्या है, बराबर है। पॉइंट के बाद दोनों एक डिजिट सेम है, फिर दूसरा डिजिट में थोड़ा चेंज हो जाता है। तो खैर वो एक अलग चैप्टर आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें हम इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास अलग अलग मान के बनाएंगे। बाकी उसके अलावा जितना भी चैप्टर है आपको क्लास 12 में, जितना मास प्रोटॉन का उतना ही मास न्यूट्रॉन का कंसिडर किया जाता है, और कितने के बराबर, 1.6 × 10⁻27 kg। ये आपको याद रख लेना है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल कहते हैं किसको, हीलियम गैस के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। 2He4 गैस के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। He4 मतलब 4 एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मतलब समझते ना हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो गया 4 mp, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों बराबर है, तो 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन हो गया ना अल्फा पार्टिकल का मास, क्योंकि 2He4 के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। चलो अब चार्ज की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम -e लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। इस नंबर को 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को, ये जो नंबर है ना, इसको हम मतलब ई से डिनोट करते हैं, ई से
मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में ई का मतलब क्या होता है, स्मॉल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और स्मॉल ई की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस ई चार्ज होता है, प्लस ई बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, अल्फा पार्टिकल पर 2e चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज ही नहीं होता, अब प्रोटॉन पर चार्ज e है, तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना हो गया, 2e हो गया। तो ये बात है, तो इसको याद कर लेना आपको, ठीक है। ये प्लस और माइनस जो है ना, प्लस और माइनस का मतलब कम और ज़्यादा नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। प्लस और माइनस जो है नेचर ऑफ चार्ज है, चार्ज का 2 नेचर है, चार्ज का 2 टाइप है, एक प्लस है और एक माइनस है। ऐसा नहीं कि प्लस मजबूत है माइनस कमज़ोर है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना मैथमेटिक्स में -2 इज़ लेस देन +2। तो ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जितनी ताकत इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पास, निगेटिव चार्ज के पास है, सेम वही ताकत पॉजिटिव चार्ज के पास है। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू बराबर है तो, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। ऐसे आगे हम लिख देते हैं वो पॉइंट को। देखो इन तीनों पार्टिकल को हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, मतलब दुनिया का सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल, सॉरी चार्ज पार्टिकल नहीं, सबसे छोटा पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल बोलेंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही बोलना होगा, अब फंडामेंटल पार्टिकल बोलेंगे तो तीनों बोलना होगा। तो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अलावा कोई नहीं। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल, उसमें रहेगा न्यूट्रॉन, फिर रहेगा अल्फा पार्टिकल, फिर रहेगा फोटॉन, प्रोटॉन नहीं फोटॉन। आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में पढ़ा जाएगा। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन, लाइट जो है एक पार्टिकल से बना हुआ जिसका नाम फोटॉन है। तो खैर फोटॉन फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल बस यही है। फंडामेंटल बोले तो बेसिक चार्ज पार्टिकल, मतलब इससे छोटा चार्ज पार्टिकल दुनिया में नहीं है, ठीक है। खैर इससे भी छोटा है, टेंशन नहीं लो वो, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। अब वो फ्री स्टेट में पाया भी नहीं जाता, आगे रहस्य खोलते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में यही आएगा फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल इन नेचर। अब बताओ सबसे हल्का पार्टिकल कौन है? देखो सबसे कम मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन को हम लाइटर पार्टिकल इन नेचर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इससे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपका फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, लेकिन लाइटर चार्ज पार्टिकल कौन है? तो लाइटर चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एक बात हम पहले ही बता दिया था, बड़ी काम की बात है, के भी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन के पास होता है। प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं करना है। निगेटिव एंड पॉजिटिव सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है कि टाइप्स या नेचर ऑफ चार्ज। और जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने दिया था कि P4 प्रोटॉन तो P4 पॉजिटिव बोल देते हैं, तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। जानते हो ऐसा क्यों हो रहा था कि जितना इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम में होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो एटम न्यूट्रल कहलाएगा। तो न्यूट्रल क्यों कहलाएगा? तो वही दिमाग लगाए, कोई भी चीज़ न्यूट्रल कब होता है? प्लस को अगर +2 को -2 के साथ